नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और न्यूयॉर्क कंपनी में आज हमारे रडार पर वाली है लिबर्टी शूज, और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आदेश गुप्ता होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में आगे। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार अब तक के भारतीय बाजारों के प्रदर्शन पर नजर डाल लेते हैं। हमने देखा था भारतीय बाजारों की जब आज शुरुआत हो रही थी तो बेहतर ग्लोबल क्यूज थे, खास तौर पे अच्छे संकेत आए थे अमेरिकी बाजारों से, जहां पे एक पॉजिटिव सेशन देखने को मिला था और वहां पे खास तौर पे जो स्टिमुलस वापस लेने की चिंताएं थी वो कुछ हद तक कम हुई, उसका फायदा मिला। इसलिए हमने देखा यूरोप अच्छा बंद हुआ था कल, और आज एशियाई बाजार भी मजबूत ट्रेड कर रहे हैं। इसलिए हमने आज एक्सपायरी के दिन कारोबार की शुरुआत अच्छी करी और हम उन गेन्स को होल्ड ऑन कर रहे हैं। इनफैक्ट अब से 10-5 मिनट पहले एक स्मार्ट रैली एक बार फिर से भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। अब तक 1% के आसपास के अप मूव्स थे। अब सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% ऊपर आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये जो बढ़त है मेरे ख्याल से ज्यादातर फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार जरूर हो रहा है, लेकिन इतना अच्छा ट्रैक्शन, इतनी अच्छी मजबूती शायद वहां पे ना देखने को मिले। इसलिए मिड कैप करीब 3/4 परसेंटेज पॉइंट्स और स्मॉल कैप में भी हमने देखा हल्की बढ़त ही है आज की ट्रेडिंग सेशन में। हालांकि दिन की शुरुआत हमने करी थी बेहतर एडवांस डिक्लाइन रेशियो से, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा था। लेकिन अब मिड कैप और स्मॉल कैप्स में हल्की बढ़त है, इसलिए आपके सामने स्क्रीन पे इस टाइम पे इवनली पॉइज नजर आएगा, यानी कि हर एक बढ़ने वाले शेयर के सामने एक शेयर ऐसा है बाजार में जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। कौन सी वो पॉकेट्स हैं जहां से बाजार में आज स्मार्ट अप मूव देखने को मिल रहा है? तो आज हाईलाइट है ऑयल एंड गैस स्पेस, इसके साथ साथ हेल्थ केयर, आईटी और बैंकिंग शेयरों में आज खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सेक्टोरली कंज्यूमर ड्यूरेबल, एफएमसीजी, ये दो ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पे कमजोरी के साथ ट्रेड है। जब मैं कह रहा हूं आज हाईलाइट ऑयल एंड गैस स्पेस है, तो इस स्पेस में एक्चुअली जो दिग्गज कंपनीज हैं, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, इनमें 4% के आसपास के अप मूव्स हैं। और यही स्पेसिफिक पॉकेट है जहां से बाजार में आज खास तौर पे बढ़त देखने को मिल रही है, बाजार को खास तौर पे सहारा देखने को मिल रहा है आज, क्योंकि शाम को सीसीए की अहम बैठक है जिसपे ग्रास प्राइसिंग पे विचार होने वाला है। माना जा रहा है कि 60% तक का इजाफा होता हुआ नजर आएगा, तो ऑब्वियस इन सभी अपस्ट्रीम कंपनीज को उसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसीलिए ओएनजीसी, रिलायंस, केन इंडिया जैसे दिग्गज आज की ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा सन फार्मा, बजाज ऑटो जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे एक स्मार्ट अप मूव है। बजाज ऑटो को लेकर अब भी ओवर आएंगे इसके चाकन प्लांट को लेकर, लेकिन आज अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग रैली शायद यहां पे इस काउंटर में भी 3-3.25% तक के अप मूव्स हैं। और एक और पैक है सीमेंट का, दिग्गजों में आज अच्छी रैली है, तो अल्ट्राटेक, एसीसी, अंबुजा तीनों ही निफ्टी का हिस्सा है और तीनों में एक स्मार्ट अप मूव देखने को मिल रहा है। लेकिन टाटा मोटर्स, जेएसपीएल, आईडीएफसी और जेपी एसोसिएट जैसे कुछ काउंटर्स हैं जहां पे आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से कमजोरी ही देखने को मिलेगी आपको। इनफैक्ट वायदा बाजार की क्योंकि आज एक्सपायरी होने वाली है, आईआरबी इंफ्रा कमजोरी के साथ फिर से ट्रेड करता हुआ। पीएसयू बैंकिंग स्पेस में इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक जैसे काउंटर्स हैं जहां पे आज फिर आपको दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन महिंद्रा, सत्यम, एचडीएल जैसे काउंटर्स हैं जहां पे कुछ स्मार्ट रैली वायदा में स्पेसिफिकली ये लीड करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज हमारे रडार पे है लिबर्टी शूज और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आदेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप इस कंपनी लिबर्टी शूज का कारोबार या बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में हमें समझा सकें। आवाज नहीं आ रही। आदेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर आप लिबर्टी शूज का बिजनेस मॉडल आसान शब्दों में हमारे दर्शकों को समझा सकें। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं ये बताना चाहूंगा कि जो लिबर्टी कंपनी है वो और करीबन 50 साल से पुरानी कंपनी है ये, और हमें जो बिजनेस करना है वो बहुत लॉन्ग टर्म के उद्देश्य से करना है। और जैसे आपने पूछा कि क्या फंडामेंटल चेंजेस कंपनी ने किए हैं, उसके बारे में थोड़ा आपको बताना चाहूँगा मैं, क्योंकि लिबर्टी एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है, तो हम चाहते हैं कि कोई भी हम बिजनेस मॉडल बनाएं वो बहुत लंबे समय के लिए बनाएं और उसमें ऐसी इनोवेशन हो कि जो कंपनी लंबे तौर से कार्य कर सके। उसके लिए कंपनी ने पिछले 3 साल में काफ़ी क्रांतिकारी कदम उठाए, और जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी ने एक विश्व स्तरीय का एक नया बिजनेस मॉडल तैयार किया है, तो इसको थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट कहते हैं। और उस थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट में जो बिजनेस का जो मॉडल है उसमें यू टर्न की बात हमने की है।
पहले हम जो कंपनी में कार्य करते थे वो एक पुश मॉडल की तरह से काम करते थे कि कंपनी में जो भी प्रोडक्ट बनाते थे हम और मार्केट में पुश करते थे। डिमांड लेकिन पुश पिछले करते 3 थे। साल में हमने ऐसा कदम उठाया जो कि बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम है ये, और पूरे विश्व उद्योग में या फुटवेयर उद्योग में ये पहली बार लिबर्टी कंपनी ने किया है। इसके कारण आपकी कंपनी जो है वो विश्व में नंबर 1 कंपनी बन गई है इस मामले में कि उस पूरी जो थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट को इम्प्लीमेंट करने में, जिसमें करीबन हमें 3 साल लगे। और उसका चलिए, जो इस पे मुख्य आदेश सिद्धांत जी है मैं वो आगे ये है डिटेल्स कि में आपसे चर्चा भी करना चाहूंगा, लेकिन क्योंकि मैं आपके कारोबार को समझने की कोशिश कर रहा था, आप लेदर फुटवेयर के कारोबार में लीडिंग कंपनी है ग्लोबली, उनमें से एक आपका नाम शुमार होता है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप डोमेस्टिक मार्केट में खासा ऑपरेट करते हैं, भारत में जो ऑर्गेनाइज फुटवेयर इंडस्ट्री है ये कितनी बड़ी है, किस दर से ऑफ लेट ये ग्रो कर रही है, फिर लिबर्टी की पोजीशनिंग क्या है, कितना मार्केट शेयर, किस तरह का पोजीशन आपका भारतीय मार्केट में है? मैं आपके सवाल पे थोड़ा सा मैं पूरा पहले वाला खत्म करके फिर आपके सवाल पे आता हूं मैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम पुश से पुल, पुल का मतलब यह कि मार्केट में जो डिमांड है उसके हिसाब से अगर माल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो कंपनी का जो सुधार है या सेल्स में या प्रॉफिटेबिलिटी में ऑटोमेटिक आएगा। अब जहां तक बात आपकी आती है कि विश्व उद्योग में या लिबर्टी का उद्योग में या फुटवेयर उद्योग में हिंदुस्तान में क्या स्थिति है, ऐसा माना जाता है कि करीबन जो हिंदुस्तान में जो उद्योग होता है या व्यापार होता है फुटवेयर ट्रेड में, वो करीबन 30,000 करोड़ का है। और 30,000 करोड़ में करीबन 10,000 करोड़ का ऐसा व्यापार है कि जो कि हमारा जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। करीबन 70% जो व्यापार है वो अनऑर्गेनाइज स्टेट से होता है, जहां से शायद सरकार को एक्साइज ड्यूटी या टैक्सेस बहुत कम मिलते हैं। और इसी कारण से जो ये व्यापार जो बढ़ना चाहिए जिस तेजी से, उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो स्मॉल स्केल सेक्टर है या जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो शायद पूरे टैक्सेस नहीं देता है। उसके कारण से जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है करीबन 10% की वृद्धि कर रहा है हर साल, और ये मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें और ज्यादा वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि धीरे धीरे जो लाइफस्टाइल चेंज हिंदुस्तान के लोगों में आ रहा है या व्यापार में आ रहा है या ऑर्गेनाइज रिटेल में आ रहा है, उससे काफी बड़ी छाप जो चेंज जो मार्केट में देखने को मिल रहा है, उससे जो कंज्यूमर है या आज जो यूथ है वो देखता है कि ब्रांड की तरफ उसको जाना है, और उसी कारण से आगे हमें दिख रहा है कि व्यापार में काफी तेजी होने की उम्मीद है। सर, ये कंपनी जब कारोबार की शुरुआत करी थी तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि आपने एक्सपोर्ट मार्केट एक्सपोर्ट करने की शुरुआत करी थी, उसके बाद आपने भारतीय बाजारों में अपने पैर जमाए हैं। मैं इस टाइम पे जानना चाहता हूं किस तरह का रेवेन्यू मिक्स है, कितना एक्सपोर्ट से, कितना डोमेस्टिक मार्केट से कंट्रीब्यूशन आता है, और फिर एक्सपोर्ट मार्केट में कौन सी की ज्योग्राफीज है जहां पे कंपनी फोकस करती है? ऐसा है कि करीबन 70 से 80% जो हमारा व्यापार है वो हमारा स्वदेश में है, और करीबन 15 से 20% हमारा जो उद्योग है या व्यापार है वो हमारा विदेशों में निर्यात किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ नहीं रही है, लेकिन दोनों की प्रोपोर्शन चूंकि दोनों में बढ़ोतरी होती रहती है, इसलिए हम देखते हैं कि हमारी जो दोनों की परसेंटेज है आपस में वो ऑलमोस्ट उतनी ही रहती है जितनी की हमारी पहले थी। लेकिन इसके बावजूद भी चूंकि हमने जैसे बताया कि कुछ क्रांतिकारी कदम उठाए और उसके बाद हमने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए इंडिया में ऋतिक रोशन को लिया, उससे हमारी कंपनी में काफी बड़ा चेंज आया है। और जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट हमने की है उससे जो यूथ कनेक्ट हमारा आया है और उससे जो बदलाव हमने देखे हैं मार्केट में या हमारे शोरूम में, उससे कंज्यूमर का रुझान काफी बढ़ा है। और हमें लगता है कि हमारी डोमेस्टिक मार्केट की ग्रोथ जो है इस साल बहुत एक अच्छे शिखर पर पहुंचेगी जो आज तक कभी नहीं हुई है। उसके देख रहे हैं कि 60 रुपए के करीब पहुंच गया है या 60 से ऊपर पहुंच गया है। उससे एक्सपोर्ट में भी हमें लगता है कि काफी अच्छा उछाल आने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उछाल कल आ जाएगा, लेकिन अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम देखेंगे काफी इसमें वृद्धि होगी या सुधार होगा। चलिए, अगले 3 से 6 महीनों में शायद बिजनेस मोमेंटम इंक्रीज है, इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। आदेश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, ये जो कंपनी है लिबर्टी शूज, इसका मार्केट कैप करीब 135 करोड़ रुपए के आसपास का है। प्रमोटर्स का इस कंपनी में 65% के आसपास की हिस्सेदारी है, और पिछले 1 साल में इस काउंटर ने आपको करीब 20 से 21% तक के निगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज हमारे रडार पे लिबर्टी शूज और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आदेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। आदेश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी कंपनी में एक रीस्ट्रक्चरिंग एक्सरसाइज चल रही थी। खबरें ऐसी थी कि आपकी जो रिटेल कंपनी है लिबर्टी रिटेल, उसको जो फ्लैगशिप कंपनी है लिबर्टी शूज, उसमें उसका विलय करा जाएगा। क्या अपडेट है, क्या रैशनल है उस विलय का जो आप करना चाहते हैं? कब तक ये पूरा प्रोसेस या प्रक्रिया हो जाएगी खत्म? और लिबर्टी रिटेल, इसका कितना कारोबार है, कितने स्टोर्स ये ओन करती है, कितने स्टोर्स ये मैनेज करती है? धन्यवाद आशीष। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने जो बात कही बिल्कुल सही है। जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हमने किए हैं उसमें हमारी जो एक
स्टैंड अलोन कंपनी थी, जो कि सब्सिडी कंपनी थी, लिबर्टी रिटेल रेवोल्यूशन लिमिटेड, जिसके करीबन 80 से 90 स्टोर्स हैं, वो अभी हमने उसका कंपनी में विलय कर दिया है। उसका मतलब ये था क्योंकि अभी रिटेल में हमारा प्रॉफिट आना शुरू हुआ है, हम चाहते हैं कि जो निवेश करने वाले हैं उनको फायदा हो, इसके चलते हमने वो जो हमारी रिटेल कंपनी थी उसको कंपनी के अंदर मर्ज किया है। लिबर्टी शू लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है, उसको मर्ज करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जब हमारी कंपनी प्रॉफिटेबल हो, उसको मर्ज करने से जो इन्वेस्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं या स्टेक होल्डर्स हैं, उसको जो मुनाफा मिले या उसको जो बेनिफिट मिले, उसको दिखना चाहिए, ताकि हमारा जो एक्सपीरियंस रिटेल का रहा है उसको हम इस ढंग से लें ताकि इन्वेस्टर को उसका फायदा हो। ओके, आपकी चौथी तिमाही के रिजल्ट जो आपने लास्ट डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं, मैं उन पे फोकस करना चाहूंगा। आय में साल दर साल करीब 5% के आसपास का अपटिक था, लेकिन साल दर साल मुनाफे में एक अच्छा खासा जंप है, 40% के आसपास का। इनफैक्ट सीक्वेंशली यानी कि तिमाही दर तिमाही भी मुनाफे में एक स्मार्ट जंप देखने को मिल रहा है। जब इन नंबर्स को देख रहा था तो कोर परफॉर्मेंस कुछ हद तक वीक होती हुई नजर आई है, तो फिर ये जो प्रॉफिटेबिलिटी में सिग्निफिकेंट जंप है, उसे क्या एक्सप्लेन करता है? क्या रीजन था सर उस जंप का? देखिए, कई कारण है इसमें। मतलब ये कि सबसे पहले तो जैसे बताया कि हमने जो स्ट्रक्चर चेंज किए हैं, उसके अंदर कंपनी ने जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको गरकेन करने के लिए जो एक्सपेंडिचर किया है, जब तक वो हम नहीं करेंगे तो आने वाला समय जो है वो हमें ये बताएगा कि हमें कंपनी में कितनी ऊपर जाना है या कितने नीचे जाना है। लेकिन जब हम वो कर चुके हैं तो अब हमारे पास कोई केपेक्स नहीं करना है। कंपनी के पास इनफ कैपेसिटी है, अगले अगर 2-3 साल में हमारी 100% से ज़्यादा की भी ग्रोथ होती है तो हमें कोई केपेक्स नहीं करना है। और उसके लिए जो हमने शोरूम खोल रहे हैं उसमें जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं और जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर जो हमने नए सोल्यूशन डाल रहे हैं, उसकी वजह से जो खर्चे हुए हैं उसका जो बेनिफिट हमें आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और दूसरी बात ये कि हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसे हमारा रिटेल शोरूम है, करीबन 500 स्टोर आज लिबर्टी के काम कर रहे हैं और हर साल हमें उम्मीद है कि 50 से 100 शोरूम हम और ऐड करेंगे। उन सबके चलते जो कंपनी की ग्रोथ है इस साल में हम ये उम्मीद करते हैं कि करीबन 20 से 25% की ग्रोथ हम देखेंगे, जबकि फुटवेयर सेक्टर में ये तो नहीं हो रही है। उसके बावजूद भी हमें लगता है कि शायद हम सबसे बेटर इस साल हम करके दिखाएं। जब मैं कह रहा हूं सर, क्योंकि रिजल्ट्स में कोर परफॉर्मेंस कुछ वीक हुई है, मेरा बेसिक मतलब था मार्जिन्स में कमजोरी है। चौथी तिमाही में साल दर साल मार्जिन्स करीब 245 बेसिस पॉइंट्स, इवन पूरे फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन्स में करीब 75 बेसिस पॉइंट के आसपास ही कमजोरी देखने को मिली है। कोई स्पेसिफिक रीजन है मार्जिन्स में कमजोरी का? क्या एस्केलेटेड कॉस्ट जो थी उसे आप पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, दोनों बातें हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो ऑयल प्राइसेस हैं या जो मटेरियल प्राइसेस हैं वो काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और कोई भी रिटेल कंपनी जो है वो 6 महीने से पहले कोई भी प्राइस चेंज नहीं कर सकती है। अच्छा। तो अगर 6 महीने के अंदर इंपोर्ट में अगर डॉलर ऊपर चला गया है तो उसकी वजह से जो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई या जो हम चाह रहे थे कि भी हमारे खर्चे कम रहे, वो जो अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ जो हो रही है रॉ मटेरियल प्राइसेस में, उसकी वजह से जो ग्रोथ हम पास ऑन एग्जैक्टली इमीडिएटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वी आर नॉट ए कमोडिटी। और जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो 6 महीने के बाद एमआरपी हम चेंज कर सकते हैं और वो सब चेंजेस हमने अब कर रहे हैं या कर चुके हैं। उसका आने वाले समय में हमें दिखेगा काफी बेनिफिट कंपनी की जो परफॉर्मेंस में टॉप लाइन में भी और बॉटम लाइन में भी देखने को मिलेगा, ऐसे हम विश्वास रखते हैं। चलिए, तो मार्जिन में शायद आगे चल के इंप्रूवमेंट सुधार देखने को मिल सकता है, लेकिन क्या इसी के साथ साथ जो आप कॉस्ट रिडक्शन की बात कर रहे थे साइमल्टेनियसली, क्या वो इसीलिए था कि मार्जिन में सुधार करने की कोशिश है? मार्जिन में जो प्रेशर आ रहा है, क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था आपने कोई मुंबई बेस्ड कंसल्टेंसी कंपनी को भी अपॉइंट करा है कॉस्ट रिडक्शन के लिए। हाँ, जैसे मैंने आपको सबसे शुरू में बताया कि जो फंडामेंटल चेंजेस किए हमने, उसमें थियरी ऑफ कंस्ट्रेंट के माध्यम से हमने एक कंसल्टेंट बॉम्बे में हायर किए, जिन्होंने 3 साल हमारे साथ काम किया और अब उसके रिजल्ट अब हम देखने को मिल रहे हैं। जितने भी कॉस्ट कटिंग के हमारे जो टूल्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में है, सप्लाई चेन में है, मर्चेंडाइज असॉर्टमेंट में है या रिटेल के ऊपर है, वो सारे हमारे इंप्लीमेंट हो चुके हैं और इस साल में हमें वो दिखता है कि सब जो बेनिफिट जो हमें अब नजर आएंगे वो इस साल की परफॉर्मेंस में हमें नजर आएंगे। सर, आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि हम लगातार स्लोडाउन की बात करते रहते हैं इस टाइम पे, मैं जानना चाहूंगा आपकी कंपनी में स्पेसिफिकली स्लोडाउन का कितना इंपैक्ट देखने को मिला है? क्या कुछ डिमांड टेपर डाउन होती हुई नजर आई है या फिर कहें डाउन ट्रेडिंग देखने को मिली है मार्केट प्लेस में? मैं ये समझता हूं कि शायद अब लिबर्टी के लिए आने वाले समय में कोई डाउन टर्न की बात हम सब नहीं सोच रहे हैं। इंटरनली हम ये देख रहे हैं कि हमारी मार्केट में रीच अगर बढ़ती जाएगी तो लिबर्टी की ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी, मार्केट के कोई भी सिनेरियो हो, क्योंकि जब तक हमारी रीच नहीं होगी, रीच का मतलब यह है कि अवेलेबिलिटी इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट, एवरी प्लेस, एंड एज लॉन्ग एज वी कैन डू दैट, जितना हम रीच अपनी बढ़ाएंगे उतनी हमारी सेल बढ़ती जाएगी। उसका मुख्य उदाहरण मैं दे सकता हूं कि अगर आज हम एक शोरूम खोलते हैं किसी नई जगह पर तो हमें 1 करोड़ की सेल मिलती है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर डिमांड है, अवेलेबिलिटी नहीं है। और जैसे जैसे हम अपनी अवेलेबिलिटी बढ़ा रहे हैं, हम देखने को लग रहा है कि हम गुप्ता साहब, आसान शब्दों में आप अनटैप्ड मार्केट्स हैं या जो वर्जिन मार्केट्स हैं उनको टैप करने की कोशिश करेंगे अब यहां से। लेकिन
इस कंपनी के साथ एक और दिक्कत की बात थी, लगातार आपकी कंपनी ने कोशिश करी थी प्रीमियम सेगमेंट में उतरने की। मिसाल के तौर पे साल 2004 में आपने एक प्रीमियम ब्रांड सेगमेंट में उतरे थे आप रेवोल्यूशंस नाम के ब्रांड के साथ। इसके बाद आपने एक जॉइंट वेंचर करने की कोशिश करी थी फ्यूचर ग्रुप के साथ, जिसमें आप पेरिस के फॉर्मेट पर उतरना चाहते थे, लेकिन ये दोनों ही फॉर्मेट्स फॉल्टर होते हुए नजर आए थे। मैं जानना चाहता हूं कि आप रिविजिट करना चाहेंगे अपनी स्ट्रैटेजी, फिर से टारगेट करना चाहेंगे प्रीमियम सेगमेंट को, या फिर मास मार्केट टियर 2 टियर 3 सिटीज में ही अब इस कंपनी का पूरी तरह से फोकस रहने वाला है? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है, लेकिन जो रिटेल रेवोल्यूशन कंपनी की बात आप कर रहे हैं, आज उसके करीबन 90 स्टोर काम कर रहे हैं और वो 90 स्टोर जो है आज प्रॉफिटेबल हैं। तो हमने जो एक नया एक क्रांतिकारी कदम उठाया था रिटेल में जाने के लिए, कंपनी ओन कंपनी ऑपरेटेड शोरूम के द्वारा, वो बहुत अच्छा चल रहा है और उसी का जो नतीजा आज हम देख रहे हैं कि जो हमने उस समय जो कदम लिया था 2004 में, उसके रिजल्ट हमें आज देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा आज हमें देख रहे हैं कि जो बाकी डीलर्स हैं या बाकी जो फ्रेंचाइजी हैं, उससे प्रेरित होकर के वो शोरूम खोलने को तैयार है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर कंपनी के स्टोर प्रॉफिटेबल हैं तो उनका बिजनेस मॉडल भी प्रॉफिटेबल रहेगा। तो मैं सोचता हूं कि हमने जो ये कदम उठाया था उसको अवेलेबिलिटी की वजह से उठाया था, कि ताकि हम हमारी मार्केट में कंज्यूमर को नए नए प्रोडक्ट दे सकें, और उसके अंदर चाहे वो टियर 1 है, चाहे टियर 2 है, चाहे टियर 3 है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम महंगे जूते बिना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भाई एक्सेप्टेबल वैल्यू जो इंडियन कंज्यूमर को मिले, क्योंकि इंडियन कंज्यूमर खाली 10,000 के जूते नहीं ले सकता है। इंडियन कंज्यूमर की पॉकेट को देखते हुए हम अपने ब्रांड को पोजीशन करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसमें नई नई चीजें नहीं दे रहे हैं। We are bringing lot of innovative पॉइंट। लेकिन गुप्ता जी, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कमी है, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कई सारे अहम मुद्दे हैं जिन पर हम लिबर्टी शूज के मैनेजमेंट से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका, और आज हमारे रडार पे लिबर्टी शूज और इस कंपनी के सीईओ मिस्टर आदेश गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं। गुप्ता साहब, सिंगल ब्रांड रिटेल को मंजूरी मिल गई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप किसी फॉरेन पार्टनर की तलाश नहीं कर रहे हैं, कोई बातचीत नहीं चल रही किसी के साथ? हमें ये बताना चाहेंगे कि जो एफडीआई रिटेल इंडिया में जिसका स्वागत करते हैं हम, कि इसमें आने वाले समय में जरूर हम वे अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं कि 3 साल या 2 साल में कि हमें जितने भी विदेशी कोई बहुत बड़े कोई पार्टनर ऐसे हैं जिनके सहयोग के साथ हम बाजार में उतर सकते हैं, उसके अंदर हमारे कंपनी ओन कंपनी स्टोर्स या हमारे जो फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं, उसके अंदर लिबर्टी एज ए अम्ब्रेला ब्रांड लेकर के हम कोई भी नए ब्रांड जो हैं जो कि विदेशी किसी से फिर आपकी स्पेसिफिकली बातचीत चल रही है? अगर हाँ, तो कब तक एक्सपेक्ट करें कोई आउटकम आएगा? बातचीत कई जगह चल रही है, लेकिन बातचीत जब तक पूरी अच्छी एक ऐसी सीमा पर ना पहुंच जाए तब तक आपसे हम शेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं और मैं चाहूंगा कि आपको समय समय पर इसके बारे में जानकारी देते रहे। एक आखिरी सवाल, मैं पिछले 3 साल के फाइनेंशियल्स को एनालाइज कर रहा था आपके। आय में साल दर साल 9% के आसपास की ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी इस दौरान करीब 8% से डी ग्रो करती हुई नजर आई है। जब आप बहुत होपफुल हैं, ऑप्टिमिस्ट हैं आगे के आउटलुक को लेकर, कोई भी स्टेक होल्डर, कोई भी शेयरहोल्डर जानना चाहेगा अगले 3 से 5 सालों में किस तरह की ग्रोथ इस कंपनी से एक्सपेक्ट करें, क्या नंबर पैक करेंगे गुप्ता साहब? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जो एक बेसिक प्रिंसिपल है या फंडामेंटल चेंज जो किया है, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगले 4 या 5 साल में कंपनी कम से कम 20 से 25% ग्रो करनी चाहिए, और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बॉटम लाइन में और टॉप लाइन में दोनों में इस तरह की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और हम इसके लिए पूरी कमिटेड हैं और पूरी कोशिश चल रही है कि इसमें और ज्यादा वृद्धि कैसे हो, क्योंकि जितने ज्यादा हम स्टोर खोलेंगे उतने ही ज्यादा हमारी जो वृद्धि होने की उम्मीद है। चलिए, तो 20 से 25% की दर से शायद ये कंपनी ग्रो करती हुई नजर आए। गुप्ता साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबीसी की आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए, लेकिन नो कंपनी में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे आखिरी सौदा। नमस्कार।